Okay. Next is adolescence. Adolescence growth and development from 13 to 19 years. मोस्टली स्टूडेंट्स जो क्लास में 11-12 के हैं वो 13 टू 19 ईयर्स की एज के बीच में ही आते हैं। तो ये एज जो होती है ये टीन एज कहलाती है, जिसे हम एडोलसेंस एज भी कहते हैं। दिस पीरियड इज़ डेलिकेट पीरियड एंड चैलेंज फॉर पेरेंट्स। ये वाकई बहुत डेलिकेट पीरियड होता है इस समय आप लोग के लिए, और पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस समय बच्चे जो हैं पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। वो खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट अपने को समझते हैं कि हमको कोई ऑर्डर ना दे, हम सेल्फ डिपेंड हैं और हम बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट इज हैज़ मेक सेक्स डिफरेंस इज़ प्रोमिनेंट एंड ब्रिंग सेक्स कॉन्शियसनेस इन दिस एज। इस समय सेक्स डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्रिएट होने लगते हैं धीरे धीरे बच्चे में, और इस समय कॉन्शियसनेस जो है, जिसे हम कहेंगे इस समय होश, ज्ञान और जो आपके अंदर चेतना होती है, जानने की इच्छा होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस एज में। एडोलसेंस एज causes many changes related to physical, social and psychological। इस एज में जो एडोलसेंस की एज है, इस समय बहुत से चेंजेस आते हैं। मेनली वो सोशल चेंजेस हैं, सामाजिक जो होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो मानसिक होते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि शारीरिक होते हैं। ऐसे बहुत से इस एडोलसेंस एज में आने लगता है। इसमें हम अपनी जो एज है उस एज में आने के बाद अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फैमिली को नेगलेक्ट करते हैं। ये एडोलसेंस की एज में होता है। इस समय हम अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो हाइड करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं जितनी भी मिस्टेक्स है उसको हाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम मिस्टेक्स अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो हो सकता है हमें डांट पड़ेगी, इसलिए हम लोग अपनी मिस्टेक्स को हाइड करते हैं। तो इसी तरह ये एक्टिविटीज़ है इसकी एडोलसेंस की। एडोलसेंट नीड गुड डाइट, हैवी फिजिकल वर्कआउट, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, दस टीम गेम्स शुड बी इनकरेज। इस समय क्रिएटिव एक्टिविटी हो जाती है, हैवी फिजिकल वर्कआउट होता है इस समय इनका, और डाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, जिम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो इस समय प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन उनको मिलना ही चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं इस समय अपने को बड़ा समझने लगते हैं। बड़े समझने के कारण वो डाइट, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह वो ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि अब वो जब सोशली ज़्यादा अटैच होते हैं लोगों से, तो क्या होता है वहाँ भी इसी टाइप के कुछ लोग मिलते हैं, तो उनको देख के कई बार ऐसा होता है अट्रैक्ट होता है। एक बॉडी बिल्डर को देखा तो थोड़ा अट्रैक्ट हुए कि हम भी ऐसे बनाएंगे, हम भी ऐसे करेंगे। एक अच्छे प्लेयर को देखा तो हम भी इस तरह खेलेंगे। तो एक कॉपी करने की सोचते। कॉपी करना बुरा नहीं है, कॉपी करना बुरा नहीं है, अगर अच्छे वे में वो कॉपी हो रही है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। टीनेजर should be motivated to develop moral values, controlling the emotions, proper use of finance। इस समय जो है फाइनेंस का प्रॉपर यूज़ होता है और करना भी चाहिए ऐसे टीनेज को, क्योंकि फाइनेंस का अगर अच्छा यूज़ नहीं करेंगे तो अगर वो पैसे की बर्बादी करेंगे तो अक्सर क्या होता है वो खुद नहीं करते हैं, दूसरे लोग उनसे पैसे की बर्बादी करवा देते हैं। वो अपने दोस्तों पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और इस समय जो है इमोशंस जो होते हैं वो बहुत कंट्रोल मैनर में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे थे, किसी भी समय कुछ डांट दिया, कुछ भी कर दिया, छोटे थे तो रोने लगे, हंसने लगे एकदम से, लेकिन अब जो है वो इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये होता है एडोलसेंस के लिए। एडोलसेंस एज जो है वो मेनली 19 ईयर्स, जो बच्चे 17, 18, 19 इस समय जब एज में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हम घर में ज़्यादा मन नहीं लगाते हैं। हमारा मन घर में नहीं लगता है, हमारा मन लगता है बाहर। गर्ल्स जो हैं इस समय वो मेकअप वगैरह, अपने को थोड़ा ब्यूटीफुल दिखने के लिए इस तरीके की चीज़ें करती हैं। बुरा नहीं है, बट वो अगर बहुत ज़्यादा होने लगे चीज़ें तो वो ख़राब है। लड़के जो हैं वो घर में नहीं रुकेंगे, वो सीधे बाहर जाएंगे,
दोस्तों के साथ, घर वालों से झूठ बोलेंगे कि हमें किसी काम से जाना है, हमें पढ़ने जाना है, हमें ग्रुप स्टडीज़ के लिए जाना है, और बाहर निकल के किसी ना किसी दोस्त के साथ घूमेंगे या कॉलोनी में घूमेंगे। बट ये चीज़ घूमना थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत घूमना ठीक है, लेकिन उस घूमने में किसी तरीके की आपको बैड हैबिट कैच नहीं करनी। अगर वो आपने किसी तरीके की बैड हैबिट कैच कर ली तो वो घूमना जो होगा आपके लाइफ को जो है वो आपका पाथ को चेंज करेगा, और वो पाथ जो होगा आपका फ्यूचर स्पॉइल ही करता चला जाएगा। तो ऐसे समय में हमें खुद भी सावधान रहना चाहिए कि अगर हम घर से निकल रहे हैं, ठीक है, मिलिए जुलिए, सबसे बात करिए, हंसी मजाक करिए, लेकिन किसी भी गलत आदत को कैच मत करिए। गलत आदत अगर आपने कैच करी तो वो समझ लीजिए एक बार आपने उस चीज़ को टेस्ट किया और वो आपकी लत बन जाएगी। ठीक है, तो एडोलसेंट को ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है पोस्चर। आप जानते हैं पोस्चर क्या होता है? पोस्चर जो होता है वो जैसे हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। लेटे हैं, ठीक है, तो बैठने, उठने, चलने, लेटने, इन सब में पोस्चर अगर आपका सही नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। आज मोस्टली देखा जाए तो पोस्चर हम सबका बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हम मोबाइल यूज़ करने लगे हैं। बिना मोबाइल के रह नहीं सकते हैं, लेटे लेटे मोबाइल देखते रहते हैं, बैठे हैं तो गर्दन झुका के मोबाइल देख रहे हैं। तो क्या होता है, इससे गर्दन झुकाने से एक तरीके की सबसे पहली चीज़, एक हमारे हम जो पीठ में होता है, हम्प पैदा होने लगता है। हम्प यानी पीठ में कुबड़पन जैसा आने लगता है। दूसरी चीज़ है यहाँ की हड्डी, ठीक है, जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो कॉमन हो जाती है। वो स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है लोगों में, और जहाँ ये स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ने लगेगी तो समझ लीजिए हमारे शोल्डर्स में, हमारी स्पाइन में, पूरे में हमेशा दर्द बना रहेगा। तो पोस्चर जो है वो हमेशा, हम बैठे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, लेकिन अगर हम झुक के बैठे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, एक जो कर्व है वो शो होने लगेगा। आपको स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर के हैं, वो चाहे वो मोबाइल के, स्ट्रेट अगर आप बैठे हैं, सामने आपकी निगाह है, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जितना कम हो सके उतना ही मोबाइल का यूज़ करिए। ठीक। पोस्चर इज़ द स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन। ये स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन बताई गई। इट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक, सच एज सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग एट्सेट्रा। ये स्टैटिक यानी स्टेशनरी पोजीशन में, डायनेमिक यानी मूविंग पोजीशन में, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। आपकी इसमें बताया है सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग एट्सेट्रा। किसी भी चीज़ के लिए पोस्चर है, ये आपका पोस्चर हर समय बनता है, जो भी इसमें चीज़ें हैं। देयर आर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट पोस्चर। कई तरीके के व्यूज़ हैं पोस्चर के बारे में। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशनिस्ट। फिजिकल एजुकेशनिस्ट क्या कहते हैं? पोस्चर इज़ अ टूल ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ बॉडी। पोस्चर वो टूल है जो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी को मैकेनिकली जो है सही रखने का काम करता है, यानी आपके नट बोल्ट को टाइट रखता है कि आपका पोस्चर एकदम सही रहे। ठीक है। विच कॉज मिनिमम स्ट्रेस टू मसल, यानी आपके नट बोल्ट पूरे टाइट रहेंगे, सही रहेंगे, तो आपकी जो मसल में स्ट्रेस है वो कम से कम, बहुत कम से कम रहेगा और ना के बराबर ही रहेगा। मोर ओवर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी कैन बी अटेंड, जिससे आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट है जो फिजिकल एफिशिएंसी का, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, सही से उसको अटेन कर सकेंगे आप। गुड पोस्चर हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अच्छा पोस्चर जो होगा, बॉडी की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो इफेक्टिव रूप से काम करेगी। गुड पोस्चर रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा, बहुत अच्छा पोस्चर जो होता है वो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कराने का काम करता है। अब आप समझ लीजिए, सामने से आ रहे हैं और आप
तन के अच्छी तरह सही पोस्चर में स्ट्रेट चलते हुए आ रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी यानी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर आप झुक के चले आ रहे हैं, ज़मीन में गर्दन देखते हुए चले आ रहे हैं, झुके हुए चले आ रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी उसको रिफ्लेक्ट जो है वो अच्छा नहीं करेगी। ठीक है ना? तो हमेशा सीधे स्ट्रेट चलना चाहिए। करेक्ट और गुड पोस्चर इज़ द पोजिशन ऑफ बॉडी हेल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ एफर्ट। Posture is directly related to the health status of an individual. In correct posture, the various organs of the body get rest. The body does not get easily tired and the person remains in sound health. Good posture keeps our bones in their natural shape and in proper alignment. अब यहाँ posture के बारे में ये बात होती है, अगर अच्छा पोस्चर होगा तो बॉडी का अलाइनमेंट जो होगा हमारी स्ट्रेट, चाहे वो साइड से देखिए चाहे वो फ्रंट से देखिए, वो अलाइनमेंट एकदम सही रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उस पर किसी तरीके का लोड नहीं आएगा। अगर आप वन साइड बेंड होके चल रहे हैं तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो होगा उस पार्ट पे आपके जो होगा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ ना हो तो सबसे अच्छा है आप अच्छी तरीके से चलिए। लगभग आप खड़े जब होते हैं स्टैंडिंग में तो कम से कम 6 इंचज़ का गैप, 6 to 8 इंचज़ का गैप, मतलब आप समझ लीजिए कॉमन जो ये हमारा शोल्डर विड्थ है, इस शोल्डर विड्थ के अनुसार हमारे पैर होने चाहिए। ना वो चिपके होने चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा दूर होने चाहिए। पैर अगर स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट रहें, हमको इस तरह करके भी नहीं चलना चाहिए। अगर हम इस तरह चलते हैं तो हमारे एंकल के कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से पैरों में, हमारे लेग्स में बहुत पेन रहता है, स्पेशली एंकल एंड काफ मसल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो हमें अब चलना भी जो चाहिए वो सीधे स्टेप करके चलना चाहिए। फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड बैलेंस इवनली ऑन बोथ फीट। शरीर का भार जो है वो दोनों फीट पे बराबर रूप से आना चाहिए, एक पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वन शुड स्टैंड स्ट्रेट एंड इरेक्ट, इट इज़ द हेड, स्ट्रेट चिन पैरेलल टू फ्लोर, यानी ये जो चिन है वो पैरेलली फ्लोर की तरफ होनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। हिप एंड नीज इन स्ट्रेट लाइन, आपके जो हिप है और नीज है वो साइड से अगर देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यानी ज़्यादा झुके नहीं होने चाहिए, ज़्यादा आप आगे बेंड नहीं होने चाहिए, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए। बॉडी वेट ऑन बोथ लेग्स एंड इवनली बैलेंस्ड, बॉडी का जो वेट है वो बराबर इवनली एकदम बैलेंस फॉर्म में, टोटल वेट इन दोनों पैरों पे बराबर रूप से पड़ना चाहिए। अगर किसी पे भी एक पे ज़्यादा भार पड़ेगा तो उस पैर में, जो उस लेग में जो है वो पेन हमेशा हमें महसूस होता रहेगा। इन करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर द बैक बोन शुड बी करेक्ट सो दैट नेचुरल कर्व शुड बी विजिबल। अगर आप सही और सीधे तरीके से चलते हैं, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, तो क्या होता है, नेचुरल कर्व जो होता है हमारा वो विजिबल रहेगा। द अपर रीजन ऑफ द बैक बोन शुड बी स्ट्रेट अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर। जब हम चेयर पे बैठते हैं तो जो हमारा बैक बोन है, ठीक है, ये एरिया वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हमें इस तरह झुक के नहीं बैठना चाहिए। ये स्ट्रेट रहेगा तो हमारी स्पाइन जो है हमेशा अच्छी रहेगी, हमारी नेक जो है उसमें कभी किसी तरीके का पेन नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी किसी भी तरीके की समस्या हमारे नहीं आएगी। हेड शुड बी इन लाइन विथ हिप एंड शोल्डर। हेड जो है सीधा गर्दन, वो शोल्डर से सीधे स्पाइन से होता हुआ एकदम हिप की लाइन में बराबर होना चाहिए, इसे आगे की ओर झुका नहीं होना चाहिए कि हमारी गर्दन आगे की ओर झुकी है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। The thighs should be straight line resting on the seat of chair and legs should be vertically on feet. पैर आपके मुड़ के सीधे वर्टिकली एकदम फीट होने चाहिए। जो हेड है वो हमारा सीधा होना चाहिए। अगर हम चेयर पे बैठते हैं स्पाइन एकदम इस तरह आनी चाहिए, मतलब पैर जो है हमारी थाइस की जो बोन है फीमर, वो इस तरह आकर हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और पैर जो फीट है नीचे नीज से वो एकदम वर्टिकली डाउन होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, हमें कभी भी किसी तरीके की बॉडी में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
Now, advantages of correct posture. फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस. अगर एडवांटेजेस में देखा जाए तो सबसे पहले अच्छा पोस्चर जो होगा वो फिजिकल अपीयरेंस जो होगा आपका वो बहुत ही अच्छा होगा. ठीक है, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होगा आपका. आप कहीं से आ रहे होंगे, ठीक है, तो लोग आपको देख के ही कहेंगे कि हाँ वाह क्या तन के चल रहा है, कितनी अच्छी पर्सनालिटी. तो फर्स्ट अपीयरेंस ही आपका जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. सेकंड है इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस. किसी भी तरीके की आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी शरीर में, पैरों में, शरीर में, स्पाइन में किसी तरीके का दर्द नहीं रहेगा. तो आपका हेल्थ जो स्टेटस है वो हमेशा इम्प्रूव रहेगा. थर्ड इज साइकोलॉजिकल बैलेंस. आपका साइकोलॉजिकली रूप से आपका जो बैलेंस है वो अच्छा रहेगा. क्या होगा अगर हम सर झुका के चल रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे चल के स्पॉन्डोलाइटिस की समस्या आ जाएगी. और स्पॉन्डोलाइटिस की समस्या आएगी तो हमारे सर में हमेशा पेन रहेगा, हमेशा हमें चक्कर सा एक आता रहेगा, सर जैसी झुका में चक्कर आएगा. तो साइकोलॉजिकल बैलेंस जो होगा वो आपका बिगड़ेगा. कहीं भी आप सही से किसी चीज़ पे अगर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे. क्यों? क्योंकि आपको चक्कर आएगा, आपका सर दर्द, हेडेक होता रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे. फोर्थ इज़ लेसर स्ट्रेन एंड पेन ओवर जॉइंट्स. साथ साथ जब आप अच्छा पोस्चर के साथ रहेंगे तो आपके जॉइंट्स में कभी भी पेन नहीं रहेगा, लेसर रहेंगे ये चीज़. कोई भी जॉइंट्स हैं आपके स्ट्रेन, पेन वगैरह आपके किसी भी एंकल एरिया पे, किसी फीट पे, किसी भी जॉइंट पे नहीं रहेगा. इम्प्रूव सोशल स्टेटस. साथ साथ आपका सोशल स्टेटस जो है वो अच्छा रहेगा, इम्प्रूव रहेगा. सामने वाला भी अगर आपको देखेगा तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही कहेगा कि हाँ ये बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चाल ढाल से चलता है और बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है इसका. ठीक है, अगर आप पहले से झुके हुए और एकदम ऐसा लगेगा कि कई समय से सोए नहीं, ऐसे झुके हुए चले आएंगे तो वो भी कहेगा अरे ये तो बहुत ही लग ही नहीं रहा है, इसके तो शरीर में दम नहीं लग रही, इसको क्या काम दें, ये किसी काम के लायक है नहीं. ठीक है, तो आपका जो है सोशल स्टेटस भी अच्छा नहीं रहेगा. बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम. ऑर्गन्स पे मैंने कहा था जैसे कि किसी तरीके का लोड ना पड़े, ऑर्गन्स रेस्टिंग पोजीशन में रहे, अच्छे रहें, तो क्या है आपका बॉडी का जो फंक्शन है वो बहुत बेटर रहेगा. कोई पैर में दर्द नहीं रहेगा, किसी भी किडनीज पे, लिवर पे, किसी भी तरीके का कोई भी लोड नहीं रहेगा, जिसके से आपका बॉडी का जो फंक्शन होगा वो अच्छा चलता रहेगा. इम्प्रूव एपेटाइट. भूख प्यास आपकी बहुत अच्छी रहेगी, एपेटाइट आपका अच्छा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी आपको. ठीक. रिड्यूस पोस्चरल डिफॉर्मिटी. किसी भी तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी आपको नहीं होने पाएगी. अगर आप, मैंने बोला था दोनों पैरों पे बॉडी का बैलेंस जो है वो बराबर सही तरीके से होना चाहिए. तो अगर आपने किसी एक हिस्से पे ज़्यादा लोड दिया हुआ है तो समझ लीजिए आपका जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेज होने लगेगी. हो सकता है आपका पैर जो है वो नॉक नीस बन जाए, या हो सकता है वो बो लेग्स बन जाए. ठीक है, तो डिफॉर्मिटी होने के चांस हो जाते हैं अगर आप सही से नहीं चलेंगे डलेंगे. बेटर स्किल परफेक्शन. आपके अंदर अगर बॉडी अच्छी है, आपकी अपीयरेंस अच्छा है, तो स्किल्स जो हैं वो आप जल्दी सीखते हैं. स्किल्स के जो परफेक्शन होते हैं वो जल्दी आते हैं. अब आप समझ लीजिए एक लड़का है जो सही से चल नहीं पा रहा है, मतलब थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो रही, चलता है लेकिन हल्की बहुत प्रॉब्लम, और एक है जिसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज है. तो दोनों में स्किल कौन अच्छी तरह पहले सीखेगा? वो जिसका अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा, तो वो जो स्किल्स को ग्रिप करेगा वो बहुत जल्दी करेगा. ठीक है, जिसका अपीयरेंस अच्छा है, और वो उसको काफ़ी टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि वो सही से एकदम से क्विक दौड़ नहीं पाता है, एकदम क्विक जंप नहीं मार पाता है. लेकिन जो जिसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छा क्विक हर काम करता है. बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. बेटर सिलेक्शन में बात आएगी तो वही चीज़ है जैसे अभी मैंने लास्ट पॉइंट बताया. सबसे पहले हम उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. ठीक है ना, तो बेटर सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा. ऑप्टिमम फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कंप्लीट फिजिकल एफिशिएंसी रहेगी टॉप टू बॉटम. किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं रहेगी, चाहे वो हम हैंड गेम खेल लें, चाहे वो लेग से गेम खेल लें, कोई भी, चाहे वो फुटबॉल खेल लें, चाहे वॉलीबॉल खेल लें, चाहे बास्केटबॉल खेल लें. कि तो इससे क्या रहेगा, हमारी फिजिकल एफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट रहेगी, यानी ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी. और गुड बॉडी बैलेंस. बॉडी का जो बैलेंस है
वो बहुत अच्छा रहेगा। गुड बॉडी बैलेंस यानी बैलेंस हमारा सही से कहीं भी दौड़ते हुए, यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी आपकी। किसी भी मूव को आप बहुत अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिव रूप से आप कर पाएंगे, ठीक है। अपने बॉडी को सही से बैलेंस फॉर्म में रख पाएंगे। तो क्या है, ये हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर। अब है कॉजेज़ ऑफ बैड पोस्चर। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं बैड पोस्चर के? फर्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो जाना, ये तो कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकता है ये एक्सीडेंट, जिसकी वजह से ये कॉज है कि एक्सीडेंट के कारण ही हमारा बैड पोस्चर आगे चल के बन सकता है। हम हो सकता है किसी भी शरीर की हड्डी टूट गई या क्रश कर गई तो हो सकता है हमारा पैर छोटा बड़ा हो जाए, तो हमारा पोस्चर बैड हो सकता है। डिजीज़, किसी भी तरीके की डिजीज़ हो जाए, पोलियो हो जाए, ठीक है, हमें तो हो सकता है हमारे जो बोन है वो ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से हमें सही से दौड़ ना पाए, वो पोस्चर हमारा बैड हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, काइफोसिस हो सकता है, लॉर्डियोसिस हो सकता है, स्कॉलियोसिस हो सकता है हमें, ठीक है, राउंड शोल्डर्स हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है हमें। या उसमें फ्लैट फीट है, बो लेग्स हैं, नॉक नीज है। लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, अगर शुरू से आपको न्यूट्रिशनल डाइट अच्छी नहीं मिली है, ठीक है, तो यानी कमी है न्यूट्रिशनल डाइट में, तो कहीं ना कहीं आपकी मसल का जो वर्क है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो उस न्यूट्रिशनल डाइट की वजह से हो सकता है आपके अंदर बोन में बहुत सी कमियां रहें, बोन आपकी बहुत वीक रहें, गिरने पे बहुत जल्दी टूट जाती है, वो क्रैक हो जाती है, तो ये भी कॉजेस हो सकते हैं बैड पोस्चर के। रॉन्ग पॉस्चरल हैबिट्स, कई तरीके की हमारी रॉन्ग पॉस्चरल हैबिट्स होती हैं, ठीक है। हमारा सोना बहुत गलत तरीके से होगा, हम बहुत ऊंची तकिया लगा के सोएंगे, हम हमेशा लेट के टिक के साइड वर्ड होकर रहते हैं, जिसकी वजह से ये रॉन्ग पॉस्चरल हैबिट की वजह से हमारे तरीके बैड पोस्चर क्रिएट हो सकता है। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट किसी भी कोई आपको ट्रीट कर रहा है डॉक्टर, अगर उसका ट्रीटमेंट इम्प्रॉपर वे में हुआ हो तो भी हमें बैड पोस्चर, यानी अगर हमारा हाथ टूट गया, ठीक है, अब उस डॉक्टर उस हाथ को सही से प्लास्टर नहीं कर पाया, हड्डी जो है उसको स्ट्रेट एकदम सही से नहीं जोड़ पाया, थोड़ी सी अप डाउन या ऊपर उसके ऊपर होके जुड़ गई, तो हो सकता है ये हमारा बैड पोस्चर बन जाए आगे के लिए। हाथ कमज़ोर हो जाएगा, हम कोई भी वेट वाली चीज़ नहीं उठा सकते हैं, खेल नहीं सही से सकते हैं। लैक ऑफ सफिशेंट स्ट्रेंथ, हमारे अंदर स्ट्रेंथ अच्छी ना होना, यानी मसल्स वीक होना, अगर उसकी भी कमी हुई, यानी न्यूट्रिशनल डाइट कहीं ना कहीं हमें कमियाँ रही, तो भी हमारा बैड पोस्चर क्रिएट हो सकता है। मसल लीन हो सकती है, ताकत ज़्यादा नहीं रहेगी हमारे में, तो हम कोई भी अच्छा मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं। एज फैक्टर, एज फैक्टर तो डिपेंड करता ही, अगर हमारी एज ज़्यादा है और अकॉर्डिंग टू 20 ईयर्स देखा जाए, 50 ईयर्स का एक है और 20 ईयर्स का एक है, तो उसके में दोनों में एज फैक्टर में जो स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस है, दोनों में बहुत फ़र्क रहेगा। तो ये भी बैड पोस्चर की निशानी हो सकता है एज फैक्टर की वजह से भी हमारे आगे चल के किसी ना किसी तरीके का क्रिएट हो जाए बैड पोस्चर। हो सकता है हम गिर जाएं, हमारे पेल्विस एरिया की हड्डी टूट जाए, ठीक है, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। पुअर आई साइट, पूरा पोस्चर अच्छा है लेकिन आई साइट वीक है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए एक बॉलर बॉलिंग करा रहा है जो बहुत स्पीड से करा रहा है, आपको पूरा आई साइट की वजह से पता ही नहीं चलेगा कि वो बॉल कब निकल गई। बॉल निकल गई तब आपका बैट आ रहा है, क्या हो सकता है वो आपको हिट कर गई, आके इंजरी हो गई, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंजरी हो गई, ठीक है, तो ये भी बैड पोस्चर क्रिएट हो सकता है। अरे आप जा रहे हो, किसी गड्ढे में गिर गए, नाली में गिर गए, हाथ पैर टूट गए, वो भी बैड पोस्चर क्रिएट कर सकता है। बैड शूज़ और क्लोथिंग, अगर अच्छे शूज़ नहीं पहनते, लोकल टाइप शूज़, सस्ते शूज़, अच्छी प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, या क्लोथ्स जो बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स होते हैं वो नहीं पहनना चाहिए, जिसमें पता चला हमारे हाथ सही से नहीं उठ रहे हैं, इतने टाइट पहने कि शोल्डर जो है एकदम चिपके जा रहे हैं आपस में। तो ये अच्छे शूज़ ना पहनना, बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनना, अच्छे मटेरियल फैब्रिक का यूज़ नहीं करना, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं बैड पोस्चर की निशानी क्या है। पहली चीज़ तो शूज़ अच्छे नहीं होंगे, प्लास्टिक मटेरियल अच्छा नहीं होगा, बहुत ही सस्ते शूज़ होंगे, तो वो हो सकता है हमारे अंदर किसी भी पैर के जो नीचे का हिस्सा होता है, हो सकता है उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, और वो इन्फेक्शन हो सकता है आगे बढ़ के बहुत बड़ा रूप ले ले, ठीक है, ये भी चीज़ है।
तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनिए जिसमें शूज़ का आर्क जो है वो अच्छा बना रहे, जिसकी वजह से हमारा फ्लैट फुट ना होने पाए। ओके, ये आज फिनिश होता है आपका पॉस्चर भी, इसमें एडोलसेंस हो गया और आपका पॉस्चर हो गया। अब कल है आपका पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें जिसको भी कोई चीज़ ना समझ के आई हो, जितना मैंने ये बताया है, वो मेरे से पर्सनली क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कर सकता है, ठीक है। कल होगा आपका पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। ओके, गुड बाय।